बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फिजिक्स क्लास। आज हम इस वीडियो के अंदर 20.8 मींस हाफ लाइफ टॉपिक को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, स्टेप बाय स्टेप। उसके साथ जो है आपके पास पंजाब में आने वाले जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं अकॉर्डिंग टू रिलेटेड टू द टॉपिक्स, तो वो इसी वीडियो के अंदर हम क्लियर करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कर दें और बेल आइकन पे क्लिक लाजमी कर दें ताकि आने वाली तमाम न्यू एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, यहाँ पर आपने एक क्वेश्चन लिखना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आ सकता है। डिफाइन एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव मटीरियल। ठीक है, तो आपने यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन लिखें, उसके बाद इसका आंसर है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, हम समझते हैं कि हमारे पास ये रेडियो एक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस होता क्या है। लेकिन जब रेडियो एक्टिव एटम्स टूटते हैं ना, हम इसे जब एटम्स टूटते हैं ना उसको हम कहते हैं डिके होना। ठीक है, डिके का वर्ड यूज करते हैं। तो जब भी डिके का वर्ड आ जाए तो आपने समझ जाना है कि एटम्स ब्रेक हुए हैं, एटम टूट के हैं। ठीक है, तो जब भी रेडियो एक्टिव एटम्स जो हैं टूटते हैं ना तो वो अल्फा, बीटा और गामा रेज इमिट करते हैं। तो अब ये सवाल है कि एक सेकंड में कितनी रेडियो एक्टिव एटम्स डिके कर रहे हैं, एक सेकंड के अंदर कितने रेडियो एक्टिव एटम्स जो हैं वो डिके करते हैं। तो इसी रेट को हम एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, इसी रेट को एक्टिविटी कहा जाता है। तो यानी एक्टिविटी बताती है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कितनी तेजी से डिके हो रहा है, सिंपल अल्फाजों में। ठीक है, तो यहां से पढ़ के देखें, द एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव मटीरियल इज द रेट एट विच एटम डिके रिलीजिंग रेडिएशंस इन द फॉर्म ऑफ अल्फा, बीटा और गामा रेज। एक्टिविटी ऑफ अ रेडियोएक्टिव मटीरियल क्या है जिसके अंदर कि हमारे पास जब रेडियोएक्टिव एटम्स टूटते हैं तो अल्फा, बीटा और गामा रेज प्रोड्यूस होती हैं और एक सेकंड में कितने एटम रेडियो एक्टिव एटम जो है वो डिके हो रहे हैं उसको हम एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो आपने यहां से यहां तक इसको कर लेना है। अब होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन देखें, दूसरा लिखा है मैंने, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्टिविटी। और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज क्यूरी। तो आपने ये दो क्वेश्चन लिख लेने हैं और दोनों का आंसर जो है वो यहां से है। आपने यहां से शुरू करना है, मेयर से शुरू करना है और यहां तक लगा लेना है, यहां तक डीपीएस तक। ठीक हो गया। तो इसका सवाल ही वो पूछ रहा है कि एक्टिविटी का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या है। ठीक है, मतलब उसको मेयर किस में करते हो। और दूसरा ये कि व्हाट इज क्यूरी, क्यूरी क्या है। ठीक है, दोनों तरह से सवाल आ सकता है, तो आपको दोनों तरीके से पता होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो ऐसा यूनिट है, मेयर्ड इन बेकुरल्स। बेकुरल के अंदर हम मेयर करते हैं और इसको बीक्यू से डिनोट किया जाता है और एक बेकुरल बराबर होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। यानी अगर एक एटम हर सेकंड डिके करे तो उसकी एक्टिविटी ना 1 बेक्यूरल होगी। ठीक है, सिंपल क्या बताया मैंने, यानी अगर एक एटम हर सेकंड डिके करे तो उसकी एक्टिविटी क्या होगी, 1 बेक्यूरल होगी। अब आपको होपफुली समझ आ गया होगा। आगे देखें, इन क्यूरीज, क्यूरीज को हम CI से लिखते हैं, वेयर CI की वैल्यू क्या है 3.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। इसको हम जो है ना DPS से भी लिखते हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि एक क्यूरी जो है वो बराबर है 3.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 के। और तो ये इस जो है ना डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ये बहुत ज्यादा जब एक्टिविटी मेजर करनी होती है ना जब यूज करते हैं। ठीक है, ज्यादा हम बेक्यूरल यूज करते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा आपने जो है वो अमाउंट में यूज करना, पता लगाना है, रेडियोएक्टिव एटम्स को मेजर करना है, उनकी रेडिएशंस को, तो आप फिर एक्टिविटी को मतलब ज्यादा फॉर्म में मेजर करना है तो आप क्यूरी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सिंपल आपको ये एमसीक्यूज के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास एक तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने ये ऊपर करके लिखा है क्योंकि स्पेस कम है तो फिर मुश्किल हो जाता है लिखना। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिपेंड। कि जो हमारे पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहे हैं। तो उसका आंसर जो आपने लगाना है वो है आपके पास जी, यहां से लगाएंगे आप, एक मिनट सर इसके ऊपर ये वापस रखें। तो यहां से देखें,
क्वेश्चन का यहां से लगाएंगे आंसर, द एक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड, यहां से लेकर हाफ लाइफ तक। ठीक हो गया। अगर हम देखें तो हमारे पास, अगर सिंपल फाउजों में हम समझें तो देखिए हमारे पास दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक्टिविटी दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक है नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स प्रेजेंट, कि हमारे पास कितने रेडियो एक्टिव एटम्स मौजूद हैं। ठीक है, जितने ज्यादा रेडियो एक्टिव एटम्स होंगे उतनी ज्यादा एक्टिविटी होगी। ठीक है, एंड दूसरा किस पर है, डिके कांस्टेंट पर। ठीक है, डिके कांस्टेंट से मुराद अगर किसी सब्सटेंस का डिके फास्ट हो तो उसकी एक्टिविटी भी फास्ट होती है, और अगर किसी एटम का जो है या डिके कम हो तो उसकी क्या है जी, हमारे पास एक्टिविटी भी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एक डिके कांस्टेंट पर जिसे हम लेमडा से शो कर रहे हैं, और दूसरा हमारे पास कौन सा है, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स प्रेजेंट। ठीक हो गया, तो ये दो पार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन को अगर हम देखें तो बच्चे 4 क्वेश्चन आपने जो लिखना है वो लास्ट में लिखें, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 4 है, विच मटेरियल हैज हायर एक्टिविटी, तो कौन सा मटेरियल है जिसकी हायर एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो ये सवाल आ सकता है, तो आपने इसका जवाब लगाना है। नीचे वापस चलते हैं तो हमारे पास देखें यहां पर ये लिखा हुआ है, यहां से लगाएं चौथे का, अब मटेरियल से लेकर आपने लगाना है लोअर एक्टिविटी तक। अ मटेरियल विद अ शॉर्टर हाफ लाइफ डिके फास्टर एंड हायर एक्टिविटी, वाइल वन विद अ लॉन्गर हाफ लाइफ डिकेस स्लोवर एंड हैज अ लोअर एक्टिविटी। तो इसका आंसर ये देखें, मटेरियल में जिस मटेरियल की हाफ लाइफ जो है वो कम होगी उसकी जो एक्टिविटी है वो ज्यादा होगी, और जिसकी हाफ लाइफ ज्यादा होगी उसकी एक्टिविटी कम होगी। ये सीन है, मतलब इनवर्स है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो ये सिंपल सा आपने याद रखना है। तो यहां से लेकर यहां तक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपने हर हाल में करना है, वो है क्वेश्चन, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, क्वेश्चन भी आ सकता है, विच इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू मेजर द रेडियो एक्टिविटी, कौन से वो आलात हैं जिससे आप रेडियो एक्टिविटी को मेजर करते हैं। तो इसका आंसर जो है वो आपने जो लगाना है मैं आपको बता देता हूं। तो इसका आंसर आपने यहां से लगाना है, यहां से साइंटिस्ट से शुरू करना है। अ साइंटिस्ट मेजर रेडियो एक्टिविटी यूजली टूल्स लाइक गाइगर, इसे पढ़ते हैं गाइगर काउंटर्स, एंड इसे सिंटिलाइजेशन डिटेक्टर्स। ठीक है, ये दोनों नाम प्रोनाउंसिएशन की देते हैं इसको, गाइगर काउंटर्स एंड सिंटिलाइजेशन डिटेक्टर्स। तो ये दो ऐसे आलात हैं, इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम रेडियो एक्टिविटी को मेजर कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं मेन कॉन्सेप्ट की तरफ जो कि हमारे पास है हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हमारे पास हाफ लाइफ होता क्या है। देखिए हमारे पास हाफ लाइफ को समझने के लिए स्टूडेंट देखें, सपोज करें कि आपके पास जो है वो 100 रेडियो एक्टिव एटम्स हैं। कुछ टाइम बाद ना वो 50 एटम डिके हो जाते हैं। फिर जो टाइम इस प्रोसेस में लगा ना कि वो 50 डिके हुए, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स इज द टाइम it's taken for half of radioactive in a simple to decay into more stable form। ठीक है, कि 100 फॉर एग्जांपल से समझाया है कि रेडियो एक्टिव एटम्स जो होते हैं वो कुछ अरसे बाद हाफ हो जाते हैं। ठीक है, मतलब 100 बताया रेडियो एक्टिव एटम्स हैं, तो कुछ अरसे बाद वो 50 हो जाएंगे, उससे कुछ अरसे बाद वो 25 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो इनको टाइम लग रहा है ना, इनके दरमियान जो हाफ होने में टाइम लग रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मजीद अगर हम एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं तो देखें, यहाँ पर हमारे पास देखें कि अगर देखें पहले 100 थे। ठीक है, 100 जो है ना वो एटम्स थे आपके पास शुरू में, फिर आपके पास 1 हाफ लाइफ गुजरी ना, हाफ लाइफ गुजरी तो वो हो गए 25 और 50। ठीक है, फिर सेकंड जब हाफ लाइफ गुजरेगी तो वो हो जाएंगे तकरीबन, ये 50 थे तो ये हो जाएंगे 25। फिर थर्ड हाफ लाइफ गुजरेगी तो ठीक है, तो वो कितने हो जाएंगे 12.5। इसी तरह ना चलती रहती है। ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास हाफ लाइफ का टेबल बन सकता है। तो मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले 100 थे तो 100%, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी थी, फिर 50% हो गई, फिर 25% हो गई, फिर
12.5% हो गई। ठीक हो गया, इस तरह से चलती जाएगी। अगर फोर्थ हाफ देखें तो फोर्थ हाफ लाइफ भी आ सकती है, तो वो कितनी है हमारे पास 6.25% बन जाएगी ना। तो ये इस तरह से चलेगा, तो ये निजाम है, इस तरह से हम हाफ लाइफ पता लगाते हैं। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास हाफ लाइफ। तो यहाँ पर आपने एक क्वेश्चन लिख लेना है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपने लास्ट में लिखना है। एक तो डिफाइन हाफ लाइफ लिख लेना है, ठीक हो गया। उसके अलावा आपने डिफाइन जो है ना वो यहाँ से यहाँ तक लगा लेना है, येलो वाला जो आपके पास है बॉक्स। उसके अलावा यहाँ से ना एक क्वेश्चन बनता है, वाई इज कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ लाइफ इंपॉर्टेंट, कि हमारे पास जो हाफ लाइफ है उसका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। आपने यहाँ से लेकर उसका यहाँ तक आंसर लगा लेना है। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं हाफ लाइफ की, तो हाफ लाइफ का ना साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसकी मदद से पता है क्या कर रहे हैं साइंटिस्ट जो है, वो अंदाजा लगाते हैं कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कितनी देर तक एक्टिव रह सकता है। ठीक है, इससे नॉलेज मिलता है कि फील्ड में उसे फिर किस तरह यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर वो बता रहे, देखें यूज कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर में। ठीक है, अब कैसे न्यूक्लियर पावर में, जैसे फ्यूल की लाइफ टाइम और रिप्लेसमेंट का अंदाजा लगाया जाता है, ठीक है, हाफ लाइफ को इस्तेमाल करते हुए। इसी तरह अगर हम मेडिकल ट्रीटमेंट्स के अंदर देखें तो कैंसर का जो ट्रीटमेंट है और रेडियो एक्टिव मेडिसिन की डोज जो प्लान की जाती है वो किस तरह की जाती है, वो भी हम हाफ लाइफ को यूज करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर उसने लिखा हुआ है रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग। तो ये कार्बन डेटिंग में अगर देखें तो पुरानी हड्डियां जो होती हैं या फॉसिल फ्यूज होते हैं या आर्च, जैसे हम आर्चोलॉजिकल कहते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स कहते हैं जिनकी हम एज मालूम कर सकते हैं। बरसों सालों की अगर हड्डियां पड़ी हुई हो ना, तो उसकी एज मालूम करने के लिए भी हम हाफ लाइफ का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने ना इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक याद कर लेना। होपफुली अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हाँ, तो हमारे पास नेक्स्ट पेज पर देखें तो हमारे पास ये टेबल आ रहा है, और ये टेबल जो है बच्चे एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इस टेबल को एमसीक्यूज के हवाले से, तो हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की ना हाफ लाइफ डिफरेंट होती है। तो कुछ एलिमेंट्स कुछ दिनों में ही डिके हो जाते हैं और कुछ बिलियंस ईयर लगते हैं उन्हें डिके होने के लिए। इसी वजह से आइसोटोप्स का यूज हम अलग अलग करते हैं और उनकी इंपॉर्टेंस भी समझते हैं। तो देखें, आप इस जो ये जो टेबल दिया हुआ है इससे समझ लेते हैं, आपको होपफुली काफी अच्छा समझ आ जाएगा। जैसे देखें ना, आइसोटोप्स आपको दिए हुए हैं ये सारे, और उसके बाद उसके सैम्पल्स भी बताए हुए हैं, हाफ लाइफ भी बताई हुई है, और उसके आपको जो है ना एप्लीकेशंस भी बताई हुई है। ठीक है, तो जैसे देखें कार्बन 14 की बात कर रहा है, तो अगर कार्बन 14 को हम देखें तो उसकी जो हाफ लाइफ है वो देखें आप कितनी है, उसकी हाफ लाइफ 5730 ईयर है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो कितनी ज्यादा है ये। ठीक है, 5730 ईयर्स जो है ना उसकी हाफ लाइफ है। तो अब हम इसका इस्तेमाल देखें ना, कार्बन 14 का हम करते हैं किस तरह का, रेडियो कार्बन डेटिंग में होता है। जैसे आपके पास जो है इसकी मदद से जो है ना कार्बन रेडियो कार्बन डेटिंग में हम करते हैं, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, साइंटिस्ट जो है ना वो पुराने फॉसिल फ्यूल्स, हड्डियां या लकड़ियां जो होती है ना उसकी एज मालूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। यूरेनियम 238 जो है वो 4.5 बिलियन ईयर्स, इतना मतलब देखें आप उसकी हाफ लाइफ कितनी ज्यादा है। तो इसीलिए इस हाफ लाइफ की वजह से ही तो हम इसको किस में यूज करें, अर्थ की एज डिटरमाइन करना चाहते हो तो हम यूज करते हैं, पत्थर की एज मालूम करना चाहते हो तो हम करते हैं यूज, न्यूक्लियर रिएक्टर की एज मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि ये जो जितने भी मटेरियल्स हैं कितने दूर तक हैं, कितने मतलब इनकी हाफ लाइफ है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो पोटाशियम 14 है, तो पोटाशियम 14 की अगर हाफ लाइफ देखें तो 1.25 बिलियन ईयर्स है। अब इसकी भी कितनी ज्यादा है, पर ये पुराने जो हमारे पास रॉक्स होते हैं और जियोग्राफिकल फॉर्मेशन, मतलब उसके हमारे जो जमीनी जो चीजें हैं उनके बारे में जो वो किस तरह बन रही हैं, ठीक है, उनको डिटरमाइन करना हो तो भी हम क्या यूज करते हैं, पोटाशियम 40 को यूज कर रहे होते हैं। तो मतलब डिफरेंट किस्म के हमारे पास जो है वो है। तो अगर 4 नंबर पे देखें तो हमारे पास क्या है, थ्यूरियम है। तो थ्यूरियम को 232 है, तो इसका जो हमारे पास है वो 14 बिलियन ईयर है। आप देखें ना इसकी कितनी हाफ लाइफ ज्यादा है। तो अगर इसके इस्तेमालात की बात करें तो वो हम न्यूक्लियर रिएक्टेंट में यूज करें, रिएक्टर्स में और डेटिंग में। ठीक है, तो मतलब सिंपल अल्फाज, और ये डेटिंग से मुराद क्या है, जियोग्राफिकल डेटिंग की बात कर रहा है। फिर इसके अलावा अगर हम राडॉन को देखें तो वो 222, अब ये 3.8 डेज है, इसकी कितनी कम है,
ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसके इस्तेमाल कर रहे हैं इंडोर क्वालिटी मॉनिटर करना होता है। जब हमने इंडोर की एयर क्वालिटी को जब मॉनिटर करना होता है तो हम इस्तेमाल करते हैं। और रेडिएशन की जो हेल्थ है उसके हैजर्ड्स डिटेक्ट करना चाहते हैं, मतलब कि उसके नुकसानात क्या हैं, तो वो हम मेजर करने के लिए क्या करते हैं, रेडॉन 222 को यूज करते हैं। उसके अलावा अगर आप 6 नंबर पर देखें तो आयोडीन 131 है। तो अगर इसकी देखें तो इसके तो 8 डेज है, तो इसीलिए हम इसका मेडिकल में यूज करते हैं। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोडीन 131, ये याद रखना है। हम इसे थायराइड कैंसर, ठीक है, गले का जो कैंसर होता है उसमें यूज करते हैं। थायराइड इमेजिंग, मतलब हमारा जो गला है उसकी जो इमेज है वो बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे इस्तेमालात इसके होते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो नीचे आपके पास कौन सा आ रहा है, कोबाल्ट 60 आ रहा है। तो कोबाल्ट 60 की कितनी है, 5.27 है। तो इसकी हाफ लाइफ भी कम है, मतलब 5.27 ईयर्स है, ठीक है। तो फिर ये कहाँ यूज हो रहा है, ये कैंसर में यूज हो रहा है, कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर यूज होता है, कैंसर रेडियोथेरापी में हम यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल के अंदर यूज करते हैं, कारखानों वगैरह में जिधर हम रेडियोग्राफी बनाते हैं वहां पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रीटियम की अगर हम बात करें तो उसकी 12.3 डेज होती है। और ये कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, पेंट्स के अंदर यूज करते हैं, ल्यूमिनेस पेंट के अंदर, बायोलॉजिकल ट्रेसर के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके इस्तेमाल करें। इसी तरह अगर हम देखें तो लास्ट फिर क्या है, पोलिनियम 210 है, और ये कितनी है, 138 डेज, और इसकी जो है हाफ लाइफ है। और ये कहाँ इस्तेमाल हो रही है, स्टैटिक एलिमिनेटर्स में, स्पेस प्रॉप्स की हीट सोर्स को मालूम करने के लिए इस्तेमाल हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रॉटनियम है 90, तो ये 28.8 डेज है इसकी हाफ लाइफ, और इसका हम मेडिकल में यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा रेडिएक्टिव ट्रेजर में यूज कर रहे हैं। तो आपने इसमें याद कुछ नहीं करना, बस आपने बस ये एमसीक्यूज के लिए आपने इसको देख लेना है, तो इंशाल्लाह ताला आपको अगर हो जाएगा। नेक्स्ट जो मेन चीज है वो नीचे है जो हमने देखनी है। देखिए हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो डिके होते हैं, ठीक है। और अगर समझ कर लें, स्पोर्ट्स में इनिशियल में वो 100 थे, फिर वो 50 हो जाते हैं, फिर वो 25 हो जाते हैं, फिर उसके बाद 12.5 हो जाते हैं। मतलब इस तरह से वो क्या करते जा रहे हैं, डे बाय डे जो है ना, मतलब हाफ लाइफ की वजह से डिके होते जा रहे हैं। तो फर्स्ट हाफ लाइफ के लिए जो फॉर्मूला है ना वो आपने याद कर लेना है, वो होता है n1 इक्वल टू 1/2 n नॉट, ठीक है। तो जब n1 ये है तो फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, हम क्या करेंगे, 1/2 के साथ फिर वही ये इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। फिर थर्ड वाले के लिए फिर हाफ होगी तो क्यूब बन जाएगा। फोर्थ वाले के लिए हम 4 का स्क्वायर ले लेंगे। इस तरह से हमारे पास नंबर जो है ना वो चलते रहेंगे, और इस तरह से हाफ लाइफ का फॉर्मूला आगे जनरेट होता रहता है, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसका जो फाइनल फॉर्मूला लिखते हैं ना, वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ टोटल टाइम पास डिवाइड बाय हाफ लाइफ। तो इसको हम एन से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ हाफ लाइफ को, और टोटल टाइम पास को डेल टी से, और हाफ लाइफ को T1/2 से, ठीक हो गया। तो ये आपने देख लेना। उसके अलावा अगर हम नीचे चले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसी का, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। अब इसको हम जरा कंप्लीटली समझते हैं कि हमारे पास क्या है। आप है ना, सबसे पहले आप एक क्वेश्चन लिख लें, डिफाइन हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, ठीक है। तो इसका आंसर आपने यहां से लगाना है, 1 का यहां से लेकर यहाँ स्टेबल फॉर्म तक। देखिए बेटा, इसमें वो ये कह रहा है कि हाफ लाइफ जो है, पहले तो ये पूछ रहा है कि हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स क्या है। तो देखें, हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसमें किसी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को आधे एटम्स जो है ना वो डिके होकर ज्यादा स्टेबल फॉर्म में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसमें किसी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के आधे एटम्स डिके हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और टूटने के बाद और ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां से देखें, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स इज द टाइम इट टेक फॉर हाफ ऑफ इट एटम्स टू डिके इनटू द मोस्ट स्टेबल फॉर्म, ठीक हो गया। कि हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसमें किसी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के आधे एटम्स डिके होकर ज्यादा स्टेबल फॉर्म में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर यहां से यहां तक लगा ले। नेक्स्ट आपने जो क्वेश्चन लिखना है वो यहाँ पर ये देखें, आपने लिखना है, डज द हाफ लाइफ ऑफ एन आइसोटॉप्स चेंज, क्या आइसोटॉप्स की हाफ लाइफ चेंज हो सकती है। तो इसका आंसर आपने जो लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है वो यहां से लगाना है, ईच से लेकर यहां तक, कंडीशन तक।
अब देखें सिंपल सा इसका मैं आपको आंसर बताऊं तो देखें हमारे पास जो हाफ लाइफ होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती। इसका आंसर सिंपल ये है कि नो, हर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की हाफ लाइफ फिक्स होती है, ये कभी चेंज नहीं होती। चाहे सैंपल छोटा हो या बड़ा हो, चाहे टेम्परेचर हाई हो या लो हो, या चाहे प्रेशर ज्यादा हो या कम हो, हाफ लाइफ हमेशा सेम रहती है। ठीक है, तो ईच आइसोटॉप्स हैज अ यूनिक हाफ लाइफ दैट नेवर चेंज no matter how much of substance is present and whatever may be the surrounding conditions। ठीक हो गया कि क्या conditions है, क्या टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है, छोटा है बड़ा है, कुछ भी हो, लेकिन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की जो हाफ लाइफ है वो चेंज नहीं होती। इसका आंसर ये है। उसके बाद आपने एक और क्वेश्चन लिख लेना है, जो कि क्वेश्चन आपके पास है ये वाला क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन। एक ये क्वेश्चन है, और दूसरा या वो क्वेश्चन कर सकता है व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 238। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आ सकते हैं, आपने इसका हाफ लाइफ बस बतानी है। तो हाफ लाइफ इसकी क्या है, देखिए कार्बन 14 यूज करते थे हम रेडियो कार्बन डेटिंग में। हाफ लाइफ अगर हम देखें तो हमारे पास कितनी है, 5730 ईयर्स। वाइल अगर हम यूरेनियम की देखें तो यूरेनियम की कितनी है 4.5 बिलियन ईयर्स। तो बस आपने बताना है कि इनकी हाफ लाइफ कितनी है। तो कार्बन डेटिंग की हमारे पास होगी 5730 ईयर्स, और जो हमारे पास दूसरा है यूरेनियम है उसकी 4.5 बिलियन ईयर्स है। ठीक है, तो ये इनकी हाफ लाइफ है। तो ये आपने क्वेश्चन लिख लेना है। नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन देखें तो आपने क्वेश्चन नंबर 4 लिखना है, वो है व्हाई इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ लाइफ इंपॉर्टेंट। कि हमारे पास जो हाफ लाइफ है उसका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों मतलब ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको अगर हम समझे तो हमारे पास देखिए पहले भी मैंने आपको बताया है कि हाफ लाइफ की मदद से साइंटिस्ट ये पता लगाते हैं कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कितनी देर तक एक्टिव रह सकता है, कितनी तेजी से डिके करेगा, या कब रेडिएशंस खत्म हो जाएंगी। इसी वजह से हाफ लाइफ साइंस को बहुत से फील्ड में यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपने इसका आंसर लगा लेना है यहां से यहां तक। जैसे कौन कौन से हम जो है वो फील्ड्स में यूज कर रहे हैं, जैसे इसने बताया हुआ है आर्कियोलॉजी में, जैसे डेटिंग एशियंट आर्टिफैक्ट्स। ठीक हो गया, जैसे हम ये पता लगाते हैं कि एशियंट आर्टिफैक्ट्स की एज मालूम करते हैं। ठीक है, और मतलब पुरानी हड्डियां वगैरह जो होती हैं कदीम जमाने की, उसकी हम जो है वो हाफ लाइफ को पता लगाते हैं। मेडिसिन की अगर हम बात करें तो मेडिसिन के अंदर भी हम यूज करें कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए और रेडियो एक्टिव डायग्नोसिस करने के लिए। उसके अलावा अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो हम उसके अंदर न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर हम रेडियो एक्टिव वेस्ट को सेफली हैंडल करने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं हाफ लाइफ को। तो मतलब ये आपके पास बहुत सारे जो हाफ लाइफ है ना वो बहुत ज्यादा जगहों पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो आपने इसका आंसर यहां से यहां तक लगा लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अहम टॉपिक की तरफ, वो हमारे पास क्या है, कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग जो है वो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास कार्बन डेटिंग क्या होता है। देखिए कार्बन डेटिंग को अगर मैं सिंपल बताऊं तो ये साइंटिफिक मेथड है। ठीक है, एक साइंटिफिक मेथड है जिसकी मदद से हम पुरानी जो है वो चीजों की एज मालूम कर सकते हैं। जैसे लकड़ी हो, ठीक है, पुरानी हड्डियां हो, ठीक है, फॉसिल्स यूज हो, शेल्स हो, तो हम क्या करते हैं ये मेथड जो है इस मेथड से हम उसकी एज मालूम कर सकते हैं। और किस तरह मालूम करते हैं, कार्बन 14 के जरिए। ठीक है, कार्बन 14 की रेडियो एक्टिव डिके पर बेस होता है ना, तो कार्बन डेटिंग जो है वो कार्बन 14 पर डिपेंड कर रहा होता है। तो उसको हम यूज करते हुए तो पता लगाते हैं। तो पहले आपने यहां से लेकर इसका यहां तक आंसर लगाना है, और इसका आंसर जो है कार्बन डेटिंग इज साइंटिफिक मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ एशियंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक वुड, बोन्स एंड शेल्स अप टू 50,000 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो क्या हमारे पास कार्बन डेटिंग ऐसा साइंटिफिक मेथड है, इसकी मदद से हम पुरानी ऑर्गेनिक चीजों की एज मालूम कर सकते हैं, जैसे लकड़ियों की, बॉन्स की, फॉसिल्स की, शेल्स की। ठीक है, और इस मेथड के अंदर कार्बन 14 इस्तेमाल होता है, और 50 साल पुरानी चीजों के बारे में भी बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपने दोबारा यहाँ लिखना है, why do living organism contain carbon 14। ठीक है, आपने ये क्वेश्चन लिखना और इसका आंसर यहां से लगाना है। 6 का आंसर यहां से यहां तक है। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा मेन चीज ये कि आपको पता तो हो कि कार्बन डेटिंग जो है वो वर्क कैसे करता है। आप वो सुन लें ताकि आपको फिर आगे आसानी हो जाएगी। देखें स्टूडेंट, जब प्लांट्स या एनिमल्स जिंदा होते हैं ना,
जैसे ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, जब ये जिंदा होते हैं तो वो एटमॉस्फेयर से कार्बन 14 एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इस वजह से उनकी बॉडी में कार्बन 14 की क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है, लेकिन जब वो मर जाते हैं ना तो कार्बन 14 एब्जॉर्ब होना बंद हो जाता है। तो इसके बाद कार्बन 14 धीरे धीरे डिके होना शुरू हो जाता है। साइंटिस्ट सैंपल में बचा हुआ कार्बन 14 मेजर करते हैं और उससे कैलकुलेट करते हैं तो ऑर्गेनिज्म कितने साल पहले मरा था। इस प्रोसेस को हम कार्बन डेटिंग कहते हैं। मतलब इस प्रोसेस से हम पता लगा लेते हैं उसकी बॉडी से सैंपल निकाल के कि कार्बन 14 की तादाद कितनी है, उससे हम बता देते हैं कि ये हमारे पास कितने साल पहले मरा था। तो यही हमारे पास कार्बन 14 है। ठीक है, यही हमारे पास कार्बन डेटिंग है। सॉरी, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे जो हमने सवाल पढ़ा, why do living organism contain carbon 14, तो यहाँ पे देखें लिविंग ऑर्गेनिज्म constantly absorb carbon 14 while they are alive maintaining a steady balance with carbon 12। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूसली एटमॉस्फेयर में होते हैं तो वो कार्बन 14 को एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन लेती है और एनिमल्स प्लांट को खाकर कार्बन हासिल करते हैं। इसी तरह जब ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है तो उसकी बॉडी में 14 कार्बन की क्वांटिटी मेंटेन रहती है। ठीक है, ये आपने याद करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डू साइंटिस्ट डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स यूजिंग कार्बन डेटिंग। किस तरह से जो साइंटिस्ट है वो पता लगा लेते हैं फॉसिल फ्यूल्स की एज को कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हुए। इसका आंसर आपने यहां से लेकर 7 का यहां से लेकर यहां तक लगा लिया। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। यहां से बाय से शुरू करना है और ऑर्गेनिज्म डाइट तक। ठीक है, ये आपने लगा लेना है। अब देखें हमारे पास सिंपल सा है कि देखें अगर हमारे पास कार्बन डेटिंग की बात करें तो अभी हमने पढ़ा था बाय मेजरिंग द रिमेनिंग कार्बन 14 इन अ सैंपल एंड कंपेयरिंग टू इट ओरिजिनल अमाउंट साइंटिस्ट कैन एस्टिमेट हाउ लॉन्ग अगो ऑर्गेनिज्म डाइड। जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है या जिंदा होता है तो पहले वो खाता रहता है, कार्बन 14 एटमॉस्फेयर से उसके अंदर जाता रहता है। जब वो मर जाता है तो फिर उसकी जो होता है ना कार्बन 14 उसके बॉडी के अंदर, उसका सैंपल लिया जाता है। वो सैंपल लेते हैं और सैंपल लेने के बाद जो है वो फिर उसके ओरिजिनल के अमाउंट के साथ मेजर करते हैं तो आराम से बता देते हैं कि इसको कितने साल हो गए थे मरे हुए। ठीक है, तो ये आपका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ कार्बन डेटिंग। देखिए कार्बन डेटिंग की एप्लीकेशंस आपके पास आर्चोलॉजिकली है, जियोलॉजिकली है, आर्थोपोलॉजिकली है, हेल्पिंग रिसर्च डिटरमाइन द एज ऑफ आर्टिफैक्ट फॉसिल फ्यूल्स। ये सारा कुछ वही सब कुछ वही बता रहे हैं कि हमारे पास सबसे पहले अगर हम देखें तो हम जो है वो कार्बन डेटिंग को यूज करते रहते हैं एशियंट फॉसिल्स एज डिटरमाइन करने के लिए, जो हड्डियां वगैरह उसको मालूम करने के लिए। ठीक है, रिसर्च के लिए, जियोग्राफिकल एंड आर्थोपोलॉजिकली के लिए हम जो है इनमें जो है रिसर्च मालूम करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये सारा वही चीजें बार बार रिपीट कर रहा है। आपने यहां से लेकर नेक्स्ट पेज पर चलें तो अगले पेज पर इसका आपने आंसर लगाना है यहां तक, एशियन रिमेन्स तक। ठीक हो गया, तो ये आपका यहाँ पर जो है ना ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो आपने इसका आंसर यहाँ तक लगा लेना और याद कर लेना है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो स्टूडेंट आज हमने हाफ लाइफ, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, कार्बन डेटिंग और हाफ लाइफ को बहुत अच्छे से समझा है। हमें कार्बन 14 का रूल, कार्बन डेटिंग का प्रोसेस और प्रैक्टिकली एप्लीकेशंस भी हमने सीखी हैं इसके साथ। ठीक है, अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि फिजिक्स के तमाम नए लेक्चर सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।